हेलो ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th। मैं आ गई हूँ आपकी बायो की क्लास लेके। सबसे पहले तो आई होप सारे बच्चे जो होंगे वो हेल्दी होंगे, उन्होंने अच्छे से अपनी समर वेकेशंस एंजॉय की होगी। अब जैसे कि आपकी समर वेकेशंस ओपन हो चुके हैं, आपके स्कूल रेगुलर चलना स्टार्ट हो गया, तो मैं जो हूँ वापस आ गई हूँ आपकी क्लासेस रेगुलर करने के लिए। आपको पता है हम 11th की बायो पढ़ रहे हैं, जेके बोस का सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं। इसमें हमने काफी चैप्टर्स कंप्लीट कर दिए हैं। नाउ जो अब मैं आपके लिए न्यू चैप्टर लेके आई हूँ वो है हमारा एनिमल किंगडम। ठीक है, पीछे हमने कंप्लीट कर दिया अपने पुराने जितने भी चैप्टर्स थे उनका। अगर कोई डाउट होगा तो आप मुझे बता सकते हो, अदरवाइज मैं अपनी आज की क्लास स्टार्ट करूंगी, दैट इज एनिमल किंगडम। सो सारे बच्चे जो हैं आई होप सबकी छुट्टियां बहुत अच्छी गई होंगी और आप अभी ना मानसून एंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि मोस्टली इंडिया में मानसून स्टार्ट हो चुका है। सो मानसून के साथ साथ आज हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं, दैट इज एनिमल किंगडम। ठीक है बच्चों। सो एनिमल किंगडम आपको अब जो इसमें आपको कॉन्सेप्ट दिया गया ना, ये पूरा चैप्टर आपके लिए न्यू है, क्योंकि इसमें जो टर्म्स आएंगे, आपने जो चीजें पढ़नी है वो सारी की सारी ना आप सबके लिए न्यू होगी। हो सकता है पहले आपको पढ़ने में टफ लगे, बट जैसे जैसे हम इसमें आगे आगे बढ़ेंगे ना आपको वो ईजी लगने लगेगा। सो मैं आपसे कहूंगी कि इसको ना थोड़ा इंटरेस्ट के साथ पढ़ना। इंटरेस्ट देके पढ़ोगे तो आपको चैप्टर अच्छा भी लगेगा, न्यू भी लगेगा, क्योंकि बायो वाले स्टूडेंट्स को न्यू टर्मिनोलॉजी सीखने को मिलेगी। और ये चैप्टर जो है ये आपका बेसिक्स है एनिमल किंगडम का। जैसे हमने प्लांट किंगडम किया, प्लांट किंगडम में क्लासिफिकेशंस की थी कि प्लांट को हम किन किन कैटेगरीज पे डिवाइड करते हैं और उन कैटेगरीज को हमने किन किन बेसिस पे अलग किया। सेम केस है हमारा एनिमल्स का। अब प्लांट में वेराइटीज कुछ कम है, बट एनिमल्स में वेराइटीज बहुत ज्यादा है। तो उन बहुत ज्यादा वेराइटीज को इकट्ठा करने के लिए, उन सबको अलग अलग पहचान देने के लिए एनिमल किंगडम जो है इसका सिस्टम स्टार्ट हुआ था। ठीक है, एनिमल किंगडम में जितने भी आपके एनिमल्स हैं सारे के सारे इंक्लूडेड होंगे, छोटे से इंसेक्ट से लेके ब्लू वेल, बड़ी वेल या जिराफ, जितने भी बड़े ऑर्गेनिजम्स है सबकी बात की जाएगी, इंक्लूडिंग ह्यूमंस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फिर मैं आज का आपका टॉपिक स्टार्ट करने लगी हूँ, दैट इज हमारा एनिमल किंगडम। ठीक है, सबसे पहले हम एक छोटी सी इंट्रोडक्शन लेंगे एनिमल किंगडम की, कि एनिमल किंगडम है क्या। जैसा कि आपको नाम दिखा रहा है एनिमल किंगडम मीन्स हमने इसमें बात किसकी करनी है, एनिमल्स की बात करनी है। एनिमल्स की हम क्या बात करेंगे इसमें। एनिमल्स आप सबको पता है कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं। सबसे पहले एनिमल्स क्या होते हैं, हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इसमें हम किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात नहीं कर रहे हैं, इनमें हम सिंपली एनिमल्स की बात करें जो कि इस अर्थ के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं। तो इंट्रोडक्शन ऑफ एनिमल किंगडम, सबसे पहले हमें एनिमल किंगडम की इंट्रोडक्शन देखनी है कि एनिमल किंगडम बना किसके लिए, एनिमल्स के लिए बना। एनिमल्स क्यों अलग होते हैं वो देखना हमने, देन हम उसके आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू एनिमल किंगडम क्या बोलती है। द एनिमल किंगडम The animal kingdom comprises a vast variety of living organisms that inhabit nearly every environment on earth. सबसे पहले तो आप सबको पता अर्थ में कितना बड़ा लैंड एरिया है, ओशनिक एरिया है, उसके साथ साथ मेजर लैंड एरिया कवर भी है। और उस लैंड के ऊपर ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ एक वेराइटी का एनिमल मिलता है, उसमें जो है आपको डिफरेंट वेराइटी के एनिमल्स देखने को मिलते हैं। इसीलिए क्या बोलता है जो एनिमल किंगडम है इसमें वास्ट वेराइटी होती है। वास्ट यानी कि बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, बहुत भिन्न प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी कि एनिमल्स होते हैं या फिर ह्यूमंस होते हैं, दैट इनहैबिट नियरली एवरी इन्वायरमेंट ऑन अर्थ। जो अर्थ के सभी इन्वायरमेंट में आपको मिल सकते हैं, वो आपको सनी रीजन्स में मिल जाएंगे, ड्राई रीजन्स में मिल जाएंगे, वेट रीजन्स में मिल जाएंगे, मॉडरेट रीजन्स में मिल जाएंगे, डैम्प एरियाज में मिल जाएंगे, स्वैम्पी एरियाज में मिल जाएंगे। जैसा आप एनवायरमेंट देखोगे उसके अकॉर्डिंग आपको वहां पे एनिमल्स भी मिलेंगे। बट ये एनिमल्स अलग अलग एरिया में सर्वाइव कैसे करते हैं, इनकी वेराइटी अलग क्यों होती है, ये हमें बताएगा हमारा एनिमल किंगडम। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, हमारे एनिमल्स कैसे होते हैं, ये आप सबको पता है। एनिमल सबसे पहले क्या होंगे, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। यूनिसेल्युलर क्यों नहीं होंगे, क्योंकि यूनिसेल्युलर में हम पढ़ते हैं हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स होंगे हमारे एनिमल्स, साथ में ये होते हैं यूकैरियोटिक। अब यूकैरियोटिक टर्म आप सबको अच्छे से पता है क्या होता है। यूकैरियोटिक का मतलब है, यूकैरियोटिक का मतलब क्या होता है, वो वाले ऑर्गेनिज्म जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। ठीक है, यूकैरियोटिक का मतलब क्या होता है, वो वाले ऑर्गेनिजम्स जिनके सेल्स में हमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखने को मिलती है। एंड द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, जितने भी हमारे एनिमल्स होते हैं ये होते हैं हमारे हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक मीन्स ये अपना न्यूट्रिशन या अपना फूड खुद प्रिपेयर ना करके दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए। और दूसरे ऑर्गेनिजम्स कौन से हो गए, प्लांट्स हो गए या फिर अदर स्मॉलर एनिमल्स हो गए।
सो हमारे एनिमल्स क्या है, मल्टी सेल्यूलर होते हैं, यूकैरियोटिक है, हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं दैट प्ले असेंशियल रोल इन मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस, जो क्या करते हैं, एक इकोलॉजी के बैलेंस को मेंटेन रखने का काम करते हैं। अब इकोलॉजी का बैलेंस कैसे मेंटेन होगा, आप सबने 10th में कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा फूड चेन का, आप सबको पता होगा फूड चेन होती है। फूड चेन क्या होती है, एक प्रोड्यूसर होता है हमारा, फूड चेन मीन्स कि ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, एक दूसरे को चेन में खाना स्टार्ट करते हैं। मीन्स सबसे पहले हमारा स्मॉलर या फर्स्ट लेवल या प्रोड्यूसर लेवल पे कौन आती है, ग्रास। ग्रास ग्रो करते हैं तो हमारे ग्रास को कौन खाएगा, स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ग्रास हॉपर ले लो, या फिर आप रैबिट्स ले लो, या डेयर ले लो, ठीक है। अब जैसे वो आपका स्मॉलर एनिमल है, फॉर एग्जाम्पल ग्रास हॉपर लिया, ग्रास हमारी प्रोड्यूसर, उसको खाया ग्रास हॉपर ने, ग्रास हॉपर ग्रो करेगा तो उसको कौन खाएगा, फ्रॉग खाएगा। फ्रॉग को कौन खा सकता है, स्नेक खा सकता है। स्नेक को कौन खा सकता है, ईगल खा सकता है। तो ये एक एनिमल्स की चेन बनी होती है फूड की, कि इस एनिमल को ये एनिमल कंज्यूम कर सकता है। और इस फूड चेन की वजह से क्या होता है, हमारा एक इकोसिस्टम का बैलेंस बना होता है। सपोज कि ग्रास ग्रो की है, ग्रास हॉपर ने ग्रास को कंज्यूम किया, देन ग्रास हॉपर को कंज्यूम करने के लिए आगे हमारा फ्रॉग ही नहीं है, हमने उस फूड चेन में से फ्रॉग को निकाल दिया। अब हम फ्रॉग को निकाल देंगे तो उस फूड चेन में होगा क्या, फ्रॉग को निकाल दिया तो स्नेक्स को सबसे पहले फ्रॉग एज खाना नहीं मिलेंगे, और दूसरी बात उसमें ग्रास हॉपर की पॉपुलेशन जो है वो ज्यादा बढ़ती जाएगी। अब ग्रास हॉपर का अमाउंट अगर एक एरिया में बढ़ गया तो वहां पे क्या होगा, वो जितनी भी ग्रास है सबको खत्म कर देगी। ग्रास हॉपर सारी ग्रास खा जाएंगे तो वहां की लैंड कैसी हो जाएगी, बंजर लैंड हो जाएगी। दैट मीन्स कि जो इकोसिस्टम एक पूरा बैलेंस था हमारी फूड चेन से, वो क्या हुआ, पूरा इकोसिस्टम इम्बैलेंस हो जाएगा, उसका सिस्टम खराब हो जाएगा। इसलिए ये एनिमल्स की वास्ट वेराइटी क्या करती है, हमारे इकोलॉजिकल बैलेंस को बना के रखती है, जिससे हमारा नेचर जो है वो एक परफेक्ट तरीके से चल पाता है, या फिर नेचर में हर एक चीज ऑप्टिमम अमाउंट पे प्रेजेंट होती है। फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स टू जायंट मैमल्स, the kingdom Animalia showcases remarkable variations in structure, behavior and adaptation. अब ये क्या बोलता है कि माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म से लेके बड़े बड़े मैमल्स तक, यानी कि हम स्मॉलर ऑर्गेनिज्म से लेके बड़े बड़े मैमल्स की बात करें तो जो एनिमल किंगडम है, या फिर अगर हम बायोलॉजिकली बोले तो किंगडम एनिमेलिया है, इसमें क्या होता है, रिमार्केबल वेरिएशंस दिखती हैं। किस किस चीज की वेरिएशंस या वेराइटी देखने को मिलेगी, स्ट्रक्चर की। मोस्टली ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, डिफरेंट इन स्ट्रक्चर होते हैं। अगर आप दो ऑर्गेनिजम्स ले लोगे, आप एक बी ले लोगे और एक स्पाइडर ले लोगे, हाँ तो दोनों इंसेक्ट हैं, बट उसमें क्या है, बी का बॉडी स्ट्रक्चर अलग है, स्पाइडर का बॉडी स्ट्रक्चर अलग है, बी का हैबिटेट अलग है, स्पाइडर का हैबिटेट अलग है, इन दोनों का फूड अलग है। तो इसमें क्या हुआ, हमें वेरिएशन देखने को मिला, किसमें, स्ट्रक्चर में, उनके बिहेवियर में और उनके अडेप्टेशन, यानी कि उनका इन्वायरमेंट भी अलग अलग होता है। बीज का इन्वायरमेंट है वो एरियल इन्वायरमेंट देखती है, मीन्स फ्लावर्स के ऊपर रहती है और हवा में घूमती है। स्पाइडर तो नहीं घूम सकता, वो साथ में अपना जाल बनाएगा, जाल बना के किसी एक जगह पे रुका रहेगा। बीज तो ऐसा नहीं करती है ना, वो अपना हाइव बनाती है, हाइव ग्रो करती है, उसमें रहती है। तो हमें क्या है, लार्ज वेरिएशन देखने को मिलता है। किंगडम एनिमल में या फिर एनिमल किंगडम में हमें यही देखना है कि वो वेरिएशंस किस बेसिस पे बताए जाते हैं, और एनिमल्स के किन किन चीजों से डिफरेंट है, और इन एनिमल्स को हम स्टडी कैसे कर सकते हैं। जैसे हमने प्लांट किंगडम में देखा था कि प्लांट किंगडम में क्या था, हमारे पास 5 क्लासेस थे, 5 किंगडम से, जिसमें अलग अलग वेरिएशन थी। मैंने क्या बोलता, हम सबसे लोअर लेवल से पढ़ रहे थे, लोअर लेवल से पढ़ते पढ़ते हम हायर लेवल पे गए थे। जैसे कि एल्गे था, ब्रायोफाइट्स था, टेरिडोफाइट्स था, देन जिम्नोस्पर्म्स था, देन एंजियोस्पर्म्स। हम लोअर लेवल से हायर लेवल की तरफ गए थे। प्लांट किंगडम उन्हीं 5 किंगडम्स में डिवाइडेड था, बट जो एनिमल किंगडम है ये बहुत बड़ा है, क्योंकि एनिमल्स लैंड का एरिया बहुत ज्यादा है, उस लैंड में एनिमल्स बहुत ज्यादा है, उनकी वेराइटीज बहुत ज्यादा, उनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, इसीलिए हम एनिमल किंगडम को 11 ऐसे सब फाइलम्स में डिवाइड करते हैं। ये आगे आपको आएगा चैप्टर स्टडी करने के लिए, अभी मैं सिर्फ जस्ट आपको इंट्रोडक्शन दे रही थी। ये इंट्रोडक्शन थी आपके एनिमल किंगडम की। नेक्स्ट क्या होता है, हम एनिमल्स को किन बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। सबसे पहले ये बेसिस आ गए, मतलब कि हम एक एनिमल को अलग कैसे करते हैं। जैसे मैं हूं और मेरे साथ कोई डॉग या फिर एक कैट का हम कंपैरिजन करेंगे, तो कंपैरिजन हम कैसे करेंगे, मुझ में और कैट में सिंपल कंपैरिजन क्या दिखेगा, सबसे पहले तो बॉडी का स्ट्रक्चर अलग दिखेगा, हैबिटेट अलग दिखेगा, न्यूट्रिशन अलग दिखेगा, बॉडी का लेवल अलग होगा, बॉडी में हमारे अपेंडेजेस की मूवमेंट अलग होगी, उनकी बॉडी में एक्स्ट्रा कुछ ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे जो ह्यूमंस की बॉडी में मिस होते हैं। तो ये होता है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, हम किन बेसिस पे एनिमल्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा लेवल, दैट इज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन।
लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोलता है, ये हम अभी नाम पढ़ेंगे, देन हमने इसको डिटेल में कवर करना है। सबसे पहला आता है हमारा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है हम इसमें क्या करते हैं, सेल्स की अरेंजमेंट देखते हैं। हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या देखते हैं, हम सेल्स के अरेंजमेंट देखते हैं। मतलब कि जो एनिमल है उसमें कितने सेल्स प्रेजेंट है, कम सेल्स हैं। जैसा कि आपको पता है, अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो एक ऑर्गेनिज्म है जिसमें सेल्स प्रेजेंट है, ठीक है। अब वो तो लोअर लेवल हो गया जिसमें सेल्स प्रेजेंट है, सिर्फ सेल से बना हुआ ऑर्गेनिज्म। देन उस ऑर्गेनिज्म को कॉम्प्लेक्स बनना है, अडेप्टेशन करनी है, तो वो सेल से क्या बनाता है, सेल से देन हमारा एक न्यू लेवल बनता है, टिश्यू लेवल। टिश्यू क्या हुआ, जिसमें हमारे बहुत सारे सेल्स ग्रुप करके एक टिश्यू बना देते हैं स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। देन हम देखेंगे तो टिश्यू से हमारा न्यू सिस्टम बनता है, ऑर्गन सिस्टम, है ना। जो ऑर्गेनिजम्स में और ज्यादा डेवलपमेंट होगी, जो सबसे लोअर ऑर्गेनिज्म होगा उसमें सिर्फ सेल्स देखने को मिलेंगे, जो उससे और बड़ा ऑर्गेनिज्म होगा उसमें हमें टिश्यूज देखने को मिलेंगे, जो उससे और बड़ा ऑर्गेनिज्म होगा उसमें हमें ऑर्गन्स देखने को मिलेंगे। और जिस ऑर्गेनिज्म में ऑर्गन्स होंगे तो देन वो क्या बनाता है, एक ऑर्गन सिस्टम बना देगा। कुछ ऑर्गेनिज्म में एक ऑर्गन आएगा जो हम प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। देन जैसे उस ऑर्गेनिज्म में और अडेप्टेशन होंगी, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इवॉल्वेशन होगी, उसमें क्या होगा, हमें एक प्रॉपर ऑर्गन सिस्टम देखने को मिलेगा। दैट इज कि अगर आप सेल्स की बात करोगे तो सेल्स आपको कहाँ देखने को मिलते हैं, बहुत कॉमन एग्जाम्पल है स्पॉन्ज। ये हम आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा, सेल्यूलर लेवल हमें स्पॉन्ज में देखने को मिलता है। और अगर हम ऑर्गन सिस्टम की बात करें तो मैं सिंपल एग्जाम्पल ह्यूमंस की ले लेती हूँ कि ह्यूमंस में क्या होता है, ऑर्गन सिस्टम। सभी ह्यूमंस में अब क्या है, कितने सारे ऑर्गन्स डेवलप्ड होते हैं, उनका स्टमक होता है उनके खाने के डाइजेशन के लिए, उनका इंटेस्टाइन होता है खाने के एब्जॉर्प्शन के लिए, इसोफेगस है, लंग्स है, हार्ट है, लिवर है, पैनक्रियाज है, सबका अपना अपना काम है और सारे क्या है, ऑर्गन्स है। और ये ऑर्गन्स हमारे अंदर डेवलप कैसे हुए हैं, हमारे प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म से चेंजेस लेकर उनको इवॉल्व कर करके, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की एनिमल्स जो है वो सेल्यूलर लेवल पे हैं, टिश्यू लेवल पे हैं, ऑर्गन लेवल पे या ऑर्गन सिस्टम लेवल पे हैं। दूसरी बेसिस होती है हमारी बॉडी सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब क्या होता है कि हम एक बॉडी के हम कितने इक्वल हिस्से कर सकते हैं, बॉडी के हम कितने इक्वल हिस्से कर सकते हैं। सिमेट्री का सिंपल एग्जांपल होता है कौन सी जो दो चीजें हैं वो सिमिलर हैं या नहीं है। जैसे मेरी बॉडी है, अगर मैं आपको ह्यूमन बॉडी की बात करूं, अगर हम ह्यूमन बॉडी को बीच में से एक प्लेन के अकॉर्डिंग कट करते हैं तो हमें दो इक्वल हाफ्स देखने को मिलेंगे जो एकदम इक्वल होंगे, आइडेंटिकल होंगे, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। वही होती है हमारी बॉडी सिमेट्री। कुछ ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, हम उनको कैसे भी कट करें उनकी बॉडी इक्वल पोर्शंस में डिवाइड नहीं होती है। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी अनइक्वल पोर्शंस में डिवाइड होती है, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनकी बॉडी इक्वल पोर्शंस में डिवाइड होती है। तो ये हमने स्टडी करनी है बॉडी सिमेट्री में, कि सिमेट्री के बेसिस पे हम एनिमल्स को कैसे अलग अलग रखते हैं। देन थर्ड है जर्माइनल लेयर्स। जर्माइनल लेयर्स का मतलब क्या है, जर्म सेल्स। जर्माइनल लेयर का मतलब होता है जर्म सेल्स की लेयर। जर्म सेल्स का मतलब कि एक बॉडी के अंदर कितने सेल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। जर्माइनल लेयर्स भी हमारी बहुत अलग अलग टाइप की होती है। अगर एक लोअर ऑर्गेनिज्म है तो उसकी बॉडी में सेल की लेयर्स जो है वो बहुत कम प्रेजेंट होंगी। अगर उससे हायर ऑर्गेनिज्म है उसमें लेयर और ज्यादा प्रेजेंट होगी। अगर उससे ज्यादा हायर ऑर्गेनिज्म है तो उसमें लेयर और ज्यादा प्रेजेंट होती है। तो ये आती है हमारी जर्माइनल लेयर्स या फिर जर्म सेल्स होते हैं जिसमें। नेक्स्ट आता है सिलोम। सिलोम का मैंने आपको नाम दे दिया बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी का मतलब क्या होगा, हमारी बॉडी के अंदर कितनी कैविटी प्रेजेंट है। कैविटी का मतलब हो गया स्पेस, एक बॉडी के अंदर कितनी स्पेस प्रेजेंट होती है, उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, एनिमल्स को कैटेगराइज करते हैं। ये आती है हमारी सिलोम की कैटेगरी, ठीक है। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होंगे जिनकी बॉडी में बॉडी कैविटी होगी, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होंगे जिनकी बॉडी में बॉडी कैविटी नहीं होगी, और कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी बॉडी में बॉडी कैविटी होती भी है नहीं भी होती है, तो वो बीच वाले पोर्शंस में बिलोंग करते हैं। ये स्टडी करना है। देन हमने स्टडी करना है सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है, इसको हम एक और टर्म बोलते हैं, दैट इज मेटामरिज्म। सेगमेंटेशन का मतलब क्या है, सेगमेंट। सेगमेंट मतलब हिस्सा। ऐसा ऑर्गेनिज्म होगा कोई जिसकी बॉडी में सेगमेंट्स यानी कि ऐसे हिस्से बने होंगे, इसी चीज को हम बोलते हैं मेटामरिज्म, ठीक है। तो जो ऑर्गेनिज्म जिनमें सेगमेंटेशन है वो ऑर्गेनिजम्स कैसे होते हैं, उनकी बॉडी में सेगमेंटेशन क्यों होता है, हमने इसके बारे में स्टडी करना है। देन आता है लास्ट हमारा नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड को हम
वर्टेब्रल कॉलम भी बोलते हैं। नोटोकॉर्ड यानी कि आप सिंपल बात बोलो तो हमारी स्पाइन होती है, उसको हम नोटोकॉर्ड बोलते हैं। अब हम ये कैसे चल रहे हैं, ये हम लोअर लेवल से हायर लेवल पे चल रहे हैं। लोअर लेवल मतलब कि एक ऑर्गेनिज्म को सबसे छोटे लेवल पे हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं, सेल लेवल पे। उसके आगे हम उसकी बॉडी के लेवल पे उसको अलग कर सकते हैं। देन बॉडी के अंदर हम जर्माइनल लेयर के बेसिस पे उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। देन उसमें सिलोम, उसमें कैविटी है या नहीं है। देन उसके बाद उसकी बॉडी में सेगमेंटेशन है या नहीं है। देन उसके बाद उसमें नोटोकॉर्ड दिखती है हमें या नहीं दिखती है। इसके बेसिस पे हम पता कर सकते हैं कि एनिमल कैसा है, कैसा दिखता है, कैसा नहीं दिखता है। तो ये हमारे कुछ क्या थे, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। अब हमने इन सब को डिटेल में कवर करना है। देन उसके बाद हम देखेंगे कि एनिमल्स को हमने कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। तो सबसे पहले आता है हमारा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का, बेस्ड ऑन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमने पढ़ना है। इसमें क्या बोला है, मैंने क्या बोलता है, सेल्स की अरेंजमेंट होती है। तो इसमें क्या बोलता है, सेल्स के ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे एनिमल्स को हम 4 लेवल्स में कैटेगराइज करते हैं। 4 लेवल्स में आपको बता चुकी हूँ कौन कौन सा। फर्स्ट है सेल्यूलर, यानी कि सेल के लेवल पे होगा। सेकंड आ जाते हैं टिश्यूज, जब सेल्स कंबाइन करके हमारा एक टिश्यू बना देंगे। नेक्स्ट आता है हमारा ऑर्गन, जब हमारे टिश्यूज कंबाइन करके क्या करेंगे, एक स्पेसिफिक ऑर्गन बना देंगे। देन बनता है हमारा ऑर्गन सिस्टम, जब एक प्रॉपर सिस्टम तैयार होगा अलग अलग ऑर्गन्स के मिलने से। तो ये होते हैं हमारे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें कि सेल्स के अरेंजमेंट के बेसिस पे हम 4 लेवल्स में ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करते हैं। सबसे पहले सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या बोलता है। सेल्यूलर लेवल क्या बोलेगा, मींस कि उस ऑर्गेनिज्म में सिर्फ सेल्स प्रेजेंट है। सेल्यूलर लेवल क्या बोलता है, द सेल्स आर अरेंज्ड एज लूज एग्रीगेट्स, एग्जाम्पल पॉरीफेरा स्पॉन्जेस। अब ये एग्जाम्पल है ना, ये पॉरीफेरा हो गया, यहाँ पे आ गया सिलेंट्रेट्स, या फिर ये आ गया टिनोफोर्स। ये होते हैं हमारे एनिमल के फाइलम्स। फाइलम यानी कि हम एक क्लास में स्पेसिफिक कैटेगरी में अलग से एनिमल्स को रखते हैं, उसके हम इसको बोलते हैं फाइलम। तो सबसे पहले हम देखते हैं सेल्यूलर लेवल में क्या होगा। एक ऑर्गेनिज्म में सेल्स क्या होते हैं, लूजली एग्रीगेट होते हैं, मतलब कि इनकी जो सेल्स की अरेंजमेंट है बहुत लूज होती है। इनकी बॉडी बनेगी, उसमें सेल्स जो हैं वो अलग अलग लेवल पे प्रेजेंट होते हैं। लाइक ये एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी है, इसमें सेल्स जो है ये लूजली प्रेजेंट होंगे, मीन्स एक दूसरे से बहुत दूर दूर तक होंगे। इनमें बॉन्ड्स जो है वो भी लूज लूज प्रेजेंट होंगे। जैसे कि अगर मैं ह्यूमन बॉडी की बात करूँ तो इसमें क्या होता है, सेल्स बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं, लूजली नहीं होते। अगर लूज होंगे तो हमारी स्किन के अंदर कुछ भी जा सकता है, बट ये टाइटली पैक होते हैं क्योंकि हमारी स्किन क्या करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है हमें। ये ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, सेल्यूलर लेवल पे वो वाले ऑर्गेनिजम्स आते हैं जिनके सेल्स क्या करते हैं, लूज होते हैं, लूज सेल एग्रीगेट होते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसकी, हम फाइलम बोलेंगे पॉरीफेरा, और उस पॉरीफेरा फाइलम के अंदर हमारा ऑर्गेनिज्म आता है एक स्पॉन्ज। अब ये स्पॉन्ज क्या होता है, ये है आपके स्पॉन्ज की डायग्राम। ये स्पॉन्ज कुछ इस टाइप से दिखते हैं। आपको पानी में नॉन लिविंग क्रिएचर्स की तरह दिखेंगे, आपको लगेगा कि ऐसा सिर्फ एक ग्रास की तरह ग्रो किए हुए हैं, बट ये ऐसा कुछ नहीं होता, ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। और ये स्पॉन्ज है, और ये कैसे होते हैं, ये एक्वेटिक होते हैं। ठीक है, तो जो हमारा फाइलम पॉरीफेरा है इसके अंदर हमारे आएंगे सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल्स, जिसमें कि एग्जांपल आ गया आपके सामने स्पॉन्जेस आ जाएंगे, और स्पॉन्जेस के साथ और भी अलग यूफोरिया है और दूसरे ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है। जब हमने ये फाइलम स्टडी करना है देन हमें उसमें पता लगेगा कि इन एनिमल्स को अलग क्यों रखा गया था। ठीक है, सेल्यूलर लेवल हो गया। देन आता है हमारा टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। टिश्यू लेवल क्या बोलता है, अब नाम जैसे इंडिकेट करा, मैंने आपको बोला है कि बायो क्या होती है। बायो में जैसा नाम दिखता है मीनिंग भी आपको वैसा ही दिखेगा, या फिर जिस चीज का मीनिंग होता है हम उसको नाम भी उसके रिलेटेबल देते हैं। तो जैसे यहाँ पे आ गया टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो ये क्या बोलता है, इसमें सेल्स क्या करते हैं, एग्रीगेट करके टिश्यूज बनाते हैं। द सेल्स परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन आर अरेंज्ड इनटू टिश्यूज। वो वाले सेल्स जो एक ही फंक्शन परफॉर्म करते हैं वो क्या करते हैं, अरेंज होके टिश्यूज बना देते हैं। जैसे अगर मैं ब्रीदिंग कर रही हूँ तो ब्रीदिंग करने के लिए मेरे कुछ सेल्स क्या करेंगे, इकट्ठे आएंगे, और इकट्ठे होके वो क्या बनाएंगे, मेरी ब्रीदिंग को कंप्लीटली अच्छे से परफॉर्म करवाने के लिए वो एक टिश्यू सिस्टम तैयार करेंगे, जिससे कि वो एयर प्रॉपरली मेरी बॉडी के अंदर जा सके और मेरी बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर सके। तो ऐसे सेल्स जो सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं ये एक साथ मिलकर टिश्यू का एक सिस्टम बना देते हैं। ये टिश्यू सिस्टम हमें कौन से ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है, एग्जाम्पल है इसके सिलेंट्रेट्स एंड टिनोफोर्स। नाम आपको अभी अजीब लगेंगे, पढ़ा नहीं जाएगा, बट जैसे जैसे आप इसको स्टडी करोगे ना आप इसके यूज टू हो जाओगे। ठीक है, तो ये नाम इसको आप चेंज भी नहीं कर सकते हो। सबसे पहले सिलेंट्रेट्स और टिनोफोर्स, ये दोनों क्या है, ये दोनों भी हमारे फाइलम है।
फाइलम का सबसे बेसिक लेवल है पॉरीफेरा, देन उसके बाद सिलेंट्रेट्स एंड देन टिनोफोर्स, इसके आगे आगे हमारी लेवल्स चलते जाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब कौन से ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें हमें कुछ ऑर्गन्स देखने को मिलते हैं। क्या बोलता है, द टिश्यूज आर ग्रुप्ड टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन्स। जैसा मैंने आपको बोला सेल से बनता है टिश्यू, टिश्यू से बनेगा ऑर्गन, ऑर्गन से बनेगा ऑर्गन सिस्टम। तो ऑर्गन लेवल में क्या आएगा, हमारे टिश्यूज क्या होते हैं, अरेंज होते हैं और ये बनाते हैं ऑर्गन्स। अब ये ऑर्गन्स हमें कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिल सकते हैं, प्लेटीहेल्मिन्थ फाइलम से लेके कॉर्डेटा फाइलम तक हमें सब ऑर्गेनिजम्स में ऑर्गन्स देखने को मिलेंगे। इससे पहले जो हमने स्टडी किया सिलेंट्रेट्स हो गए, टिनोफोर्स हो गए या फिर पॉरीफेरा हो गया, इनमें हमें किसी में भी ऑर्गन देखने को नहीं मिलता, इनके पास ऑर्गन्स ही नहीं होते, इनकी बॉडी एज सच खुद ही काम करती है, सारे काम परफॉर्म करती है। ऑर्गन हमें सबसे पहले किस में देखने को मिला, प्लेटीहेल्मिन्थ्स में, और प्लेटीहेल्मिन्थ से जैसे जैसे एडवांसमेंट होती गई तो प्लेटीहेल्मिन्थ से लेके कॉर्डेट्स तक हमें इन सभी ऑर्गेनिजम्स में ऑर्गन देखने को मिले हैं। नेक्स्ट क्या बोलता है, और इनको हम बोल क्या सकते हैं, ये होते हैं हमारे हायर एनिमल्स जिनके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी, एनिमल्स के बॉडी के अंदर कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है, यानी कि उनकी बॉडी की फंक्शनिंग बढ़ती जाती है। नेक्स्ट लास्ट है हमारा ऑर्गन सिस्टम। अब ऑर्गन सिस्टम क्या हुआ, जब हमारे बहुत सारे ऑर्गन्स ग्रुप करके एक प्रॉपर सिस्टम बनाते हैं बॉडी की फंक्शनिंग के लिए। द ऑर्गन्स आर एसोसिएटेड टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम। बहुत सारे ऑर्गन्स इकट्ठे आएंगे तो ये हमारा एक ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे। ईच सिस्टम परफॉर्म्स अ फिजियोलॉजिकल फंक्शन, और हर एक सिस्टम का अपना अपना काम होगा, ठीक है। जैसे स्टमक प्रेजेंट होता है, स्टमक का काम है डाइजेशन करना, इंटेस्टाइन प्रेजेंट है, इंटेस्टाइन का काम है एब्जॉर्प्शन करना, लंग्स प्रेजेंट है, उनका काम है एयर को डिस्ट्रीब्यूट करना या प्योरीफाई करना, हार्ट का काम है ब्लड को प्योरीफाई करना। तो सभी ऑर्गन्स का अपना अपना स्पेसिफिक फंक्शन है और ये सभी ऑर्गन सभी ऑर्गेनिजम्स में आपको मिलेंगे, ठीक है। तो ऑर्गन सिस्टम हमें किस में देखने को मिलता है, सेम हायर एनिमल्स में देखने को मिलता है। कुछ प्लेटीहेल्मिन्थ्स में क्या होगा, सिर्फ ऑर्गन होगा, लेकिन जैसे जैसे हम हायर लेवल पे जाएंगे, हेल्मिन्थ्स पे जाएंगे, एकाइनोडर्मिटा में जाएंगे, हेमिकॉर्डेटा में जाएंगे, तो उसमें हमें ऑर्गन सिस्टम भी देखने को मिलता है। ये रही आपके सामने एग्जाम्पल, ये जो आप देख रहे हैं ये प्लेटीहेल्मिन्थ्स की एग्जाम्पल है, और ऐसे यूनिक क्रिएचर्स आपको सिर्फ एक्वेटिक सिस्टम में देखने को मिलेंगे, मीन्स कि सी वाटर में या ओशन वाटर में आपको मिलता है। एंड देन हमारा ऑर्गन सिस्टम ये आ जाते हैं हमारे जितने भी मैमल्स या फिर हायर एनिमल्स हैं, सबको पता है इन सब में ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। यह था हमारा फर्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मीन्स कि हम सेल्स के बेसिस पे एनिमल्स को कैसे कैटेगराइज करते हैं। साथ साथ में आपको फाइलम्स का नाम पता लग गया कि हम कौन कौन से फाइलम इसमें पढ़ने वाले हैं। अब यहाँ पे देखो हमने पढ़ा ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गन सिस्टम में अब आपको पता है सभी ऑर्गन्स का अलग अलग काम है। तो ऑर्गन सिस्टम ऑफ डिफरेंट एनिमल्स शो कॉम्प्लेक्सिटीज। अब एक ऑर्गन सिस्टम किसी भी एनिमल के अंदर क्या करेगा, कॉम्प्लेक्सिटी शो करेगा। मीन्स ये ऑर्गन्स का काम इजी नहीं है। अगर आप एक हार्ट की बात करते हो तो हार्ट का काम क्या है, सबसे पहले तो 24/7 विदाउट एनी रेस्ट आपका हार्ट चलता रहता है, चलता रहेगा। उसका काम क्या है, ब्लड को प्यूरिफाई करना है। तो ब्लड को प्यूरिफाई करने का प्रोसेस भी ईजी नहीं है। तो जितने भी ऑर्गन्स होते हैं किसी भी एनिमल के अंदर, उन सबकी क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्सिटीज, अपनी अपनी कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं। जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल दूं तो मैंने क्या बोला, डाइजेस्टिव सिस्टम इज ऑफ 2 टाइप्स। अगर हम एनिमल किंगडम में बात करें तो जैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वैसे बाकी ऑर्गेनिजम्स का भी है, बट उसमें क्या है, अलग वेरिएशंस हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है ऑर्गेनिजम्स का, ये 2 टाइप में हमें देखने को मिलता है। कैसा होगा, या तो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होगा या फिर कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होगा। हम कर रहे हैं ना, हम लोअर लेवल से हायर लेवल की तरफ पढ़ रहे हैं। तो जिन लोअर ऑर्गेनिजम्स में सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम देखने को मिला, उनमें मिला था इनकम्प्लीट टाइप का। मतलब बॉडी अभी अभी चेंज हुई थी तो बॉडी को पता नहीं लगा कि हमें डाइजेशन के लिए किस किस चीज की जरूरत है। जैसे और एडवांसमेंट होती गई और न्यू ऑर्गेनिजम्स आते गए तो उनकी बॉडी को धीरे धीरे पता लग गया कि हमने एक सिस्टम प्रॉपर ऐसा डेवलप करना है कि बॉडी ये चीज को एब्जॉर्ब कर सकती है। तो जैसे जैसे हायर ऑर्गेनिजम्स आते गए हमें डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा मिला, कंप्लीट मिला। अब ये डाइजेस्टिव सिस्टम, एक ऑर्गन का डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होगा, इनकम्प्लीट होता है। इट हैज ओनली अ सिंगल ओपनिंग दैट एक्ट्स एज माउथ एंड एनस। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होंगे जिनका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होगा, इनकम्प्लीट, मतलब कि उनका माउथ और एनस दोनों एक ही काम करेंगे। अगर उनको कुछ न्यूट्रिशन लेना है या किसी ऑर्गेनिज्म को खाना है तो वो उनका माउथ का काम करेगा कि वो एक ऑर्गेनिज्म को कैप्चर करे अपनी बॉडी के अंदर ले, देन उसको डाइजेस्ट करेंगे और जैसे उनकी बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट बन जाएगा, उस वेस्ट प्रोडक्ट को रिलीज करना होगा, तो वही ओपनिंग क्या करती है, उनके एनस का काम करती है, जो उस वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से रिलीज कर देती है। ये होता है हमारा इनकम्प्लीट टाइप ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम।
ठीक है, इसके एग्जाम्पल मैं देख सकती हूँ प्लेटीहेल्मिन्थ और नाइडेरिया में है। ठीक है, प्लेटीहेल्मिन्थ और नाइडेरिया ये मोस्टली वर्म्स के केस में आता है, हम इसको स्टडी करेंगे। ये मैंने आपको पहले बोला ये है आपके फाइलम्स के नाम, अभी नाम तो ऐसे ही रहेंगे, आपको ऐसे ही पढ़ने पड़ेंगे, बट इन फाइलम्स के अंदर ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से आते हैं उनके एग्जाम्पल देख के आपको इजिली समझ आ जाएगा कि मैं किस चीज की बात कर रही हूँ। ठीक है, ये जस्ट आपका इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन के बाद जब हमने डिटेल में करना है तो आपको पता चल जाएगा कि इनकम्प्लीट क्या होता है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, या ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है। इनकम्प्लीट आपको पता लग गया कि इसमें क्या होता है, उस ऑर्गेनिज्म में एक सिंगल ओपनिंग होती है जो उसका माउथ का भी काम करेगा, एनस का भी काम करेगा। माउथ का काम तब करता है जब उसको कोई चीज, कोई ऑर्गेनिज्म या कुछ खाना होता है, और एनस का काम तब करेगा जब उसको वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज करना होगा। और एज सच मैंने जैसे बोला दो चीजें, अगर हम किन्हीं दो चीजों की बात करते हैं, उनका कंपैरिजन करना है तो वो दोनों क्या होंगे, आपस के अपोजिट होती है। तो अगर इनकम्प्लीट में सिंगल ओपनिंग थी तो कंप्लीट में क्या होगा, टू ओपनिंग्स होंगी, माउथ अलग होगा, एनस अलग होगा। ये होता है कंप्लीट टाइप ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। और नाइडेरिया के ऊपर जितने भी हायर ऑर्गेनिजम्स होंगे उन सब में हमें कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम देखने को मिलता है। मीन्स कि वो ऑर्गेनिजम्स जिनमें माउथ भी होगा, माउथ होगा न्यूट्रिशन लेने के लिए, और एनस होगा वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से रिलीज करने के लिए। दोनों दोनों ओपनिंग्स अलग अलग प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का एग्जाम्पल। नेक्स्ट आता है सर्कुलेटरी सिस्टम। अब सर्कुलेटरी सिस्टम आता है दो टाइप का, एक होता है ओपन, एक होता है क्लोज्ड। अब ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या हुआ, जो हमारी बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करता है। ठीक है, ऑल ओवर बॉडी ब्लड सर्कुलेट होती है। अब मैं आपको एग्जांपल दूं तो जैसे ह्यूमन बॉडी है, आपने कभी देखा, कभी सोचा है कि ब्लड जो है हमारी बॉडी में हार्ट पंप करता है, तो वो जब पंप करता तो पूरी बॉडी में ऐसे ही पंप कर देता, बिना आर्टरीज के, वीन्स की, किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती। कभी सोचा होगा आपने कि हमारी बॉडी में एक प्रॉपर सिस्टम है, जैसे मैं सिंपल एग्जांपल में बोल दूं, एक पाइपलाइन सिस्टम फिट है। जैसे कि मेन मोटर चलता है हमारा, तो मोटर क्या करता है, मोटर को हम ऑन करेंगे, ऑन करने से वो क्या होगा, उसकी पाइपलाइन जहां तक कनेक्टेड होगी वो उस पाइपलाइन के थ्रू पानी को सप्लाई करेगा। ठीक है, अगर मैं उसी पाइपलाइन की जगह क्या करूं, सिर्फ मोटर रखूं और मोटर के साथ कोई पाइपलाइन अटैच ना करूं, तो मोटर क्या होगा, जैसे ही मैं उसको ऑन करूंगी वो अपने सराउंड में क्या करेगा, पानी वैसे ही फेंक देगा। सेम केस होता है हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में, ओपन और क्लोज सिस्टम। जो ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी में होता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, क्योंकि हार्ट के साथ साथ हमें आर्टरीज, वीन्स, वेसल सब देखने को मिलती हैं। बट जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसमें सिर्फ हार्ट होता है और मेन कुछ आर्टरीज होती हैं जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स तक हमारा ब्लड पहुंचाती है। अदरवाइज पूरी बॉडी क्या होती है, वो बिना वेसल्स के कनेक्टेड होती है, एज सच पूरी बॉडी ब्लड में ही डूबी रहती है। ठीक है, तो सबसे पहले ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या बोलता है, ब्लड इज पम्प्ड आउट थ्रू हार्ट, सेल्स एंड टिश्यूज आर डायरेक्टली बाथ्ड इन इट। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर हार्ट तो प्रेजेंट है, वो हार्ट ब्लड भी पंप करेगा, बट उसके पास प्रॉपर वेसल्स नहीं है कि वो हर एक ऑर्गन तक स्पेसिफिक ब्लड पहुंचा सके। तो वो हार्ट क्या करता है, जैसे ही ब्लड को पंप करता है तो उस ऑर्गेनिजम्स के सेल्स और टिश्यूज क्या करते हैं, उसी पूरे ब्लड में गीले हो चुके होते हैं, नहा चुके होते हैं। ठीक है, ये होता है हमारा ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज्ड क्या बोला, जैसे मैंने आपको बताया क्लोज्ड मींस बंद, मैंने पाइपलाइन वाला सिस्टम फिट कर दिया मोटर में। तो ब्लड इज सर्कुलेटिंग थ्रू वेसल्स, आर्टरीज, वीन्स एंड कैपिलरीज। अब ओपन से मैंने क्या बोला, हम लोअर लेवल से हायर लेवल पे जा रहे हैं। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम हमें लोअर ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलेगा जिनकी बॉडी अभी डेवलप हो रही है। डेवलपमेंट जैसे जैसे बढ़ती जाएगी उसमें क्या होगा, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम आ जाएगा, जिसमें क्या होता है, हमारा ब्लड जो है वो वेसल्स के थ्रू मूव करता है, यानी कि आर्टरीज के थ्रू हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा, वीन्स हमारी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाएंगी, कैपिलरीज हमारे हर एक ऑर्गन तक उस ब्लड को पहुंचाएगी या फिर उस ब्लड को ऑर्गन से रिसीव करेगी। तो ये होता है हमारा क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम में डाइजेस्टिव सिस्टम टू टाइप्स के एंड हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम टू टाइप्स का। नेक्स्ट हम आ जाते हैं बॉडी सिमेट्री पे। ठीक है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन उतना ही था जिसमें आपको सेल्यूलर, टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम पढ़ना था। देन उसके बाद हमारा आता है बॉडी सिमेट्री, कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी को हम कितने हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं, वो हाफ्स आइडेंटिकल हैं, बराबर हैं या नहीं है। तो सिमेट्री क्या बोलता है, इट इज द अरेंजमेंट ऑफ सिमिलर बॉडी पार्ट्स ऑन टू साइड्स ऑफ मेन एक्सिस ऑफ द बॉडी। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो एक फ्लावर लेते हैं। ठीक है, एक फ्लावर की एग्जांपल लेते हैं जिसमें 4 पेटल्स हैं। सिंपल मैं आपको डायग्राम बना के दिखा देती हूँ। ये आपका एक फ्लावर है जिसमें क्या है, 4 पेटल्स हैं। अब मैं आपको बोलूं कि इसकी मुझे सिमेट्री देखनी है,
तो सिमेट्री में कैसे देखूंगी, मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले इसको इस प्लेन से कट करने की कोशिश करूंगी, ठीक है, बीच में से कट करने की कोशिश करूंगी। कट करके मुझे क्या मिला, दो हाफ्स मिल जाएंगे जो एक दूसरे क्या होंगे, ऑलमोस्ट बराबर होंगे। अच्छा, फिर मैं दूसरी बार ट्राई करूंगी, सेम फ्लावर लूंगी और उसको ऐसे कट करने की कोशिश करूंगी। ऐसे कट करने की कोशिश करूंगी तो क्या होगा, उसके दो हाफ्स मिल जाएंगे। सिमेट्री मतलब आप किसी चीज को कट करोगे या उसका आप बाई पार्ट लगा के देखोगे तो क्या वो इक्वल हाफ्स आपको देता है, दो साइड्स देता है उस एक्सिस के अकॉर्डिंग या नहीं देता है। तो ये है हमारी एक्सिस जिसके अकॉर्डिंग मैं देखूंगी कि हमारे इस फ्लावर के दो हाफ्स मुझे कैसे देखने को मिलते हैं। ये होती है हमारी बॉडी सिमेट्री। ये फ्लावर की एग्जांपल थी, सेम ऐसे हम एनिमल्स के केस में भी करते हैं। तो क्या बोलता है, ये ऐसी अरेंजमेंट होती है जिसमें सिमिलर बॉडी पार्ट्स क्या होते हैं, वो बॉडी के दो साइड्स पे प्रेजेंट है या नहीं है। क्योंकि अगर मैं किसी भी एक चीज को मेन एक्सिस से देखूं, सिंपल एग्जांपल होनी चाहिए यहाँ पे। अच्छा, पहले हम थ्योरी कर लेते हैं फिर उसके बाद डायग्राम पे जाएंगे। किसी भी बॉडी को हम क्या करते हैं, मेन एक्सिस से दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। लाइक अगर मैं अपना हाथ यहाँ पे ऐसे रखूंगी तो आप इसको देखने के लिए कि इसकी सिमेट्री है या नहीं, आप क्या करोगे, एक एक्सिस ड्रॉ करोगे, एक लाइन ड्रॉ करोगे देखने के लिए कि मेरा हाथ जो है ये इक्वल हाफ्स में डिवाइड होता है या नहीं होता है। एक लाइन मैंने ऐसे ड्रॉ की, सपोज ये मैंने एक लाइन ड्रॉ करके रख दी, ठीक है। अब दो पोर्शंस बन गए मेरे हाथ के, एक ये वाला पोर्शन बन गया, एक ये वाला पोर्शन बन गया। अब मैं ये देखूंगी कि ये दोनों पोर्शंस जो है ये सिमिलर होते हैं एक दूसरे के या नहीं होते हैं। अगर ये सिमिलर है तो इनमें प्रॉपर सिमेट्री है, अगर सिमिलर नहीं है तो ये एसिमेट्रिक है। ये होती है हमारी सिमेट्री। हम बॉडी को डिवाइड करके देखते हैं कि उसके ऑर्गन्स जो है वो दो हिस्सों में डिवाइड हो रहे हैं तो इक्वल हो रहे हैं या अनइक्वल हो रहे हैं। तो बेस्ड ऑन सिमेट्री एनिमल्स आर ऑफ टू टाइप्स। अगर सिमेट्री के बेसिस पे देखें तो एनिमल दो टाइप के होते हैं। सबसे पहले होते हैं एसिमेट्रिकल, जिनकी बॉडी में कोई सिमेट्री नहीं होती, आप कहीं से भी देख लो वो इक्वल हो ही नहीं सकते। और दूसरे होते हैं सिमेट्रिकल, वो वाले एनिमल्स जिनको आप एक प्रॉपर लाइन से देखो तो उनकी बॉडी जो है वो दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो सकती है। तो एसिमेट्रिकल क्या बोलता है, बॉडी कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू इक्वल हाफ्स थ्रू मीडियन प्लेन, द सिंपलेस्ट एनिमल्स हैव नो सिमेट्री। सिंपल मैंने क्या बोला कि किसी भी ऐसा एनिमल जिसकी बॉडी को आप इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं कर सकते हो, ये होते हैं हमारे एसिमेट्रिकल एनिमल्स। थ्रू मीडियन प्लेन का मतलब हम एक प्लेन या एक लाइन, इमेजिनरी लाइन के थ्रू उसकी बॉडी को डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। और ये हमें एसिमेट्रिक इसमें देखने को मिलते हैं सिंपलेस्ट एनिमल्स, या जिनको मैं लोअर एनिमल्स बोल रही हूँ, जिनकी बॉडी में ज्यादा डेवलपमेंट नहीं है, मीन्स कि सिर्फ टिश्यू लेवल है, ऑर्गन्स डेवलप नहीं है या बॉडी का और कोई फंक्शन प्रॉपर्ली परफॉर्म नहीं हो रहा है, उन ऑर्गेनिजम्स में हमें एसिमेट्री देखने को मिलती है। एग्जाम्पल क्या है, सबसे पहले आ जाती है स्पॉन्जेस की एग्जाम्पल। स्पॉन्जेस मतलब जो अभी मैंने किंगडम फाइलम पॉरीफेरा में करवाए। एंड सेकंड है स्नेल्स। स्नेल्स आप सबने देखा होगा, मानसून का टाइम है तो आप सबको देखने को मिलेगा। स्नेल्स क्या होते हैं, हमारे एनिमल्स होते हैं स्लिपरी से, जिनकी बॉडी पे एक शेल प्रेजेंट होता है। अगर मैं डायग्राम बताऊं तो ये कुछ इस टाइप से होते हैं। कुछ इस टाइप से आपको स्नेल्स देखने को मिलेंगे, मानसून के टाइम में बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो ये जो स्नेल की बॉडी होती है इसको आप सिमेट्री में डिवाइड नहीं कर सकते हो, क्योंकि इसके हाफ्स ही नहीं कर सकते हो आप। लाइक एक स्नेल चल रहा है तो अगर आप उसके एक इमेजिनरी लाइन से डिवाइड करने की कोशिश करोगे उसकी बॉडी दो हाफ्स में डिवाइड नहीं होती है। तो ये होते हैं हमारे एसिमेट्रिकल एनिमल्स। अब बात करते हैं हम सिमेट्रिकल की, तो ये क्या कहता है, बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू सिमिलर पार्ट्स। एक बॉडी को हम दो सिमिलर पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। इसके भी आगे सब टाइप्स है, एक होती है रेडियल सिमेट्री, एक होती है हमारी बाइलेटरल सिमेट्री। ठीक है, दोनों हम स्टडी करेंगे, रेडियल सिमेट्री क्या होती है, बाइलेटरल क्या होती है। तो ऐसे अगर आप देखो तो हमारे पास सिमेट्री की तीन टाइप्स आती है। फर्स्ट वन इज एसिमेट्रिकल, जिसमें हमारे एनिमल्स की सिमेट्री नहीं है। सेकंड आ जाता है रेडियल सिमेट्री, जो दो इक्वल हाफ में डिवाइड होगा, बट कैसे होगा वो अभी हमने देखना है, इक्वल होंगे या अनइक्वल होंगे। उसी के बेसिस पे बाइलेटरल सिमेट्री होती है कि एनिमल हमारा इक्वल हाफ्स में डिवाइड होता है या अनइक्वल हाफ्स में डिवाइड होता है। अब ये हम आगे बॉडी सिमेट्री के ऊपर, मैंने आपको कंपैरिजन करके दिखा दिया, समझने में ज्यादा आसानी होगी। एसिमेट्रिकल पता हो गया, उसमें हमने कुछ स्टडी नहीं करना है क्योंकि बॉडी जो है वो सिमेट्री नहीं दिखाती, इक्वल हाफ्स नहीं होते। अब बात आती है हमारी रेडियल की और बाइलेटरल सिमेट्री की। अब ये क्या बोलता है, सबसे पहले रेडियल क्या बोलेगा, बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स बाय एनी प्लेन अलोंग सेंट्रल एक्सिस ओरल अबोरल एक्सिस ऑफ द बॉडी। सिंपल एग्जांपल ये देख लो, ये है सबसे पहले तो आगे एसिमेट्री के एग्जांपल। इसको आप यहाँ से देखो,
इस प्लेन के अकॉर्डिंग अगर आप कट करके देखो तो इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ये किसके एग्जाम्पल है? ये हमारे स्पॉन्ज के एग्जाम्पल है। अगर मैं इसको इस लाइन से कट करने की कोशिश करूं, इमेजिनरी लाइन से, तो मैं इसको तब भी दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं कर सकती। दैट मीन्स कि ये क्या है, हमारा एनिमल एसिमेट्रिकल है। सेकंड क्या बोला? रेडियल सिमेट्री। रेडियल क्या बोलता है? हम दो इक्वल हाफ्स में ऑर्गेनिज्म को डिवाइड कर सकते हैं बाय एनी प्लेन अलोंग सेंट्रल एक्सिस, किसी भी प्लेन से जो सेंट्रल एक्सिस से पास करती है। ओरल अब ओरल एक्सिस भी बोल सकते हैं हम, उसके माउथ से एनस तक ले सकते हैं, कोई भी प्लेन ले सकते हैं। सपोज ये आपका एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, इसका सेंटर पोर्शन है ये। अब मैंने क्या किया, इस ऑर्गेनिज्म को सबसे पहले चेक करना चाहा कि ये दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड होता है नहीं। मैंने क्या किया, इसको इस तरह से इमेजिनरी लाइन में लिया और चेक किया कि क्या ये दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड होते हैं। मैंने देखा हाँ होता है, ठीक है, दैट मीन्स कि इसमें सिमेट्री है। अब मैं स्टडी करूंगी कि क्या मैं कहीं और से भी अगर इसको ऐसे कट करके देखूं तो इसमें सिमेट्री दिखती है या नहीं दिखती है। तो मैं क्या करती हूँ, इसको यहाँ से ना कट करके मैं इसको इस प्लेन से कट करती हूँ, जो ये प्लेन दिखाया है। मैं इस प्लेन से अगर इसको कट करने की कोशिश करूं तो ये ऑर्गेनिज्म क्या दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड होगा? हो सकता है, यानी कि ये इस प्लेन से भी इक्वल हाफ में डिवाइड हो सकता है। अब मैं एक और प्लेन ट्राई करती हूँ कि क्या पता उसमें से ये इक्वल हाफ में डिवाइड हो या ना हो। तो मैं इस एनिमल को क्या करती हूँ कि आपको इमेजिन करना पड़ेगा प्लेन कि मैं इसको इस प्लेन से डिवाइड करती हूँ। मतलब कि एक ऑर्गेनिज्म है, उसकी बॉडी में से मैंने एक शीट ऐसे पास कर दी, एक ऑर्गेनिज्म यहाँ पे रखा है, उसकी बॉडी में से मैंने एक शीट पास कर दी ऐसे, फिर मैंने ऐसे पास की, फिर मैंने ऐसे पास की, बॉडी की पोजीशन चेंज नहीं की, मैंने बस शीट निकाली, पहले ऐसे इस एक्सिस से पास की, देन स्लांट एक्सिस से, देन स्लांट एक्सिस से, फिर मैंने देखा कि उसकी बॉडी क्या सभी एक्सिस से इक्वल हाफ में डिवाइड हो रही है। अगर वो सबसे डिवाइड हो रही है देन ये क्या शो करता है? ये शो करता है हमें रेडियल सिमेट्री। बॉडी जो है ये दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड होगी बाय एनी प्लेन। वो आप प्लेन कहीं से भी ले सकते हो जो उसकी बॉडी के सेंट्रल एक्सिस से पास करेगा, यानी कि जहां पे उसका माउथ प्रेजेंट होगा या एनएस होगा वहां से वो पास कर सकता है। ये आ गया आपकी रेडियल सिमेट्री की एग्जांपल। नेक्स्ट बोलता है बाइलेटरल सिमेट्री। अब ये रेडियल ने बोला किसी भी एक्सिस से आप देख लो वो दो हिस्से दिखा सकता है, तो दैट मीन्स बाइलेटरल में आप अंदाजा लगा सकते हो कि इसमें किसी भी प्लेन से नहीं, सिर्फ एक प्लेन से हमें दो हिस्से देखने को मिलेंगे। Body can be divided into two identical right and left halves by section passing through the longitudinal axis. बाइलेटरल सिमेट्री क्या बोलती है? एक एनिमल है, हम उसकी लॉन्गिट्यूडनल यानी कि जितनी उसकी लेंथ है उस लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अकॉर्डिंग एक प्लेन के थ्रू बॉडी को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। कौन से हिस्से होंगे? वो होंगे राइट एंड लेफ्ट हाफ्स, मतलब कि दो अपोजिट हाफ्स बनेंगे। लाइक ह्यूमन बॉडी को अगर मैं उसकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से एक इमेजिनरी लाइन के थ्रू कट करूं तो मेरी बॉडी के दो पोर्शंस मुझे देखने को मिलेंगे, एक राइट पोर्शन देखने को मिलेगा, एक लेफ्ट पोर्शन देखने को मिलेगा। दोनों पोर्शंस क्या होंगे? इक्वल हाफ में डिवाइड होंगे, क्योंकि एक हाथ मेरा राइट साइड भी है, एक लेफ्ट साइड भी है, एक लेग मेरी राइट साइड भी आएगी, एक लेफ्ट साइड भी आएगी। मेरे ब्रेन के दो हिस्से होंगे, राइट और लेफ्ट साइड डिवाइड होगी, मेरी आई सेपरेट होंगी, मेरी नोज सेपरेट होगी, मेरा माउथ सेपरेट होगा। तो अगर मैं इसके अकॉर्डिंग देखूंगी तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, मेरी बॉडी जो है वो दो हाफ्स बनाएगी, एक ही प्लेन के अकॉर्डिंग बनाएगी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। अगर मैं ऐसे टर्न होके यहाँ से अपनी बॉडी को कट करना, यहाँ से इमेजिनरी लाइन बना के अपनी बॉडी को दो हाफ्स में डिवाइड करने की कोशिश करूँ तो वो यहाँ से नहीं हो सकता, क्योंकि बॉडी का डॉर्सल पार्ट और वेंट्रल पार्ट दोनों अलग अलग हो जाएंगे, तो वो दो इक्वल हाफ्स नहीं हुए। दैट मीन्स कि किसी एक प्लेन से बस एक सेक्शन से मैं अपनी बॉडी को राइट और लेफ्ट हाफ्स में डिवाइड कर सकती हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये एक क्रैब की एग्जांपल है। अब इस क्रैब को मैं इस एक्सिस के थ्रू नहीं देखूंगी। इस क्रैब को अगर मैंने इस एक्सिस के थ्रू देखा तो इस क्रैब में क्या है? सिमेट्री नहीं है, क्योंकि अपर पोर्शन इसका अलग है, लोअर पोर्शन अलग हो जाएगा। बट अगर वही मैं इसको लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से देखूं, इसके लेंथ वाइज देखूं, तो मुझे इसके दो हाफ्स देखने को मिल जाएंगे, एक इसका राइट हाफ देखने को मिल जाएगा, एक इसका लेफ्ट हाफ देखने को मिल जाएगा। दोनों क्या होंगे? आइडेंटिकल होंगे। ये इसका क्लॉ इधर भी है, यहाँ पर भी है। इसके लेग्स बॉडी के राइट साइड 1 2 3 4 4 लेग्स हैं, बॉडी के लेफ्ट साइड पे भी मुझे 4 लेग्स देखने को मिल रहे हैं। दैट मीन्स कि इस क्रैब में हमें सिमेट्री देखने को मिल रही है, राइट एंड लेफ्ट सिमेट्री देखने को मिल रही है। तो ये होती है हमारी बाइलेटरल सिमेट्री। सिमेट्री का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपको? सिमेट्री का कॉन्सेप्ट आई होप आप सबको पता लगा होगा कि क्या होता है। सबसे पहले एसिमेट्री वो वाले ऑर्गेनिज्म जिसको आप कहीं से भी इमेजिनरी लाइन में देखो वो आपको
दो हाफ्स दिखाएगा नहीं, उस बॉडी के दो हिस्से हम कर ही नहीं सकते। नेक्स्ट रेडियल सिमेट्री क्या होता है, आप उसको किसी भी एक्सिस से देखो उस बॉडी के दो हिस्से हो जाएंगे, वो भी बराबर होंगे। थर्ड आपका बायलेटरल सिमेट्री, आप उसको सिर्फ एक इमेजिनरी लाइन से देखो और वो बॉडी को दो हिस्सों में डिवाइड करेगा, दैट इज राइट एंड लेफ्ट। ये है हमारी सिमेट्री। ये सब हम कर क्यों रहे हैं, क्योंकि जब हम फाइलम स्टडी करेंगे तो आपको पढ़ने में इजी होगा। अगर वहां पे आपको मेंशन कर दे कि इस ऑर्गेनिज्म में रेडियल सिमेट्री है, तो आपको रेडियल वर्ड सुन के पता चल जाएगा कि इसकी बॉडी कैसे डिवाइड हो रही है। इंट्रोडक्शन कर लिया। अब ना एग्जाम्पल क्या है, हमें रेडियल सिमेट्री कौन से ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलती है, पॉरीफेरेंस। जो भी ऑर्गेनिज्म फाइलम पॉरीफेरा में आते हैं हम उनको पॉरीफेरेंस बोलते हैं। नाइडेरियंस, जो ऑर्गेनिज्म नाइडेरिया फाइलम में उनको हम नाइडेरियंस बोलेंगे। टीनोफोर्स में रेडियल सिमेट्री होती है और एकाइनोडर्म्स में रेडियल सिमेट्री होती है। ये चार फाइलम है जो हमें रेडियल सिमेट्री दिखाते हैं। बायलेटरल सिमेट्री हमें एनालिड्स में देखने को मिलेगी, आर्थ्रोपोड्स में होती है, और जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं सब में बायलेटरल सिमेट्री होती है। बायलेटरल या ऑल वर्टिब्रेट्स का मतलब है सारे हायर एनिमल्स। एनालिड्स में आपके आते हैं अर्थवर्म, ठीक है। आर्थ्रोपोडा में आपके जितने भी इंसेक्ट्स हैं सारे के सारे आते हैं, और ये हमारे एनिमल किंगडम का लार्जेस्ट फाइलम होता है। ये सब हमने स्टडी करना है। और ऑल वर्टिब्रेट्स में जितने भी एनिमल्स हैं जिनमें स्पाइन प्रेजेंट होती है, स्पाइनल कॉर्ड होती है, वो सारे ऑल वर्टिब्रेट्स यानी कि हायर एनिमल्स में आते हैं। तो बॉडी सिमेट्री आपको क्लियर हुआ, डायग्राम आपको क्लियर होगी कैसी होती है। नेक्स्ट क्या बोलता है, द बॉडी ऑफ बायलेटरल सिमेट्री एनिमल हैज। अब एक एनिमल को हमने बायलेटरल सिमेट्री में डिवाइड किया, ठीक है, राइट और लेफ्ट पोर्शंस बने, तो उसकी बॉडी में हमें क्या क्या देखने को मिलता है, ठीक है। मैंने अभी आपके सामने टर्म बोली डॉर्सल और वेंट्रल साइड। अब वो वर्ड होता क्या है, डॉर्सल का मतलब क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म की अपर साइड। नेक्स्ट है वेंट्रल, वेंट्रल का मतलब होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म की लोअर साइड। थर्ड आता है राइट और लेफ्ट लेटरल साइड्स, किसी भी ऑर्गेनिज्म का राइट पोर्शन और लेफ्ट पोर्शन। एंटीरियर पोर्शन यानी कि सिफेलिक साइड, और एक होता है हमारा पोस्टीरियर पोर्शन एनल और टेल साइड। इसकी एग्जांपल, सपोज आपको सपोज करने को देते हैं, सपोज छिपकली सबने देखी होगी, लिजर्ड सबने देखी होगी, सबके घर में होती है वॉल लिजर्ड, ठीक है। अब आप एक वॉल लिजर्ड को देखो वो कैसी दिखती है, जब वो आपकी वॉल पे चलती है तो आपको उसकी स्किन डार्कर दिखाई देती है। लेकिन वहीं अगर वो लिजर्ड उल्टी हो जाए तो उसकी आपको स्किन कैसी दिखेगी, लाइटर शेड में दिखती है। दैट मीन्स कि उसके बॉडी के वो दो पार्ट्स हुए ना, तो जो हमें पोर्शन उसका सामने ऊपर वाली साइड दिखता है वो होता है हमारा डॉर्सल साइड, ठीक है, जो ऊपर वाली साइड होता है। जो नीचे वाली साइड है बॉडी की उसको हम बोलते हैं वेंट्रल या फिर लोअर साइड। नेक्स्ट क्या बोलता है, राइट एंड लेफ्ट लेटरल साइड्स, जो ये राइट और लेफ्ट पोर्शन है बॉडी का ये हमारी लेटरल साइड्स होती है, ठीक है। एंटीरियर साइड, एंटीरियर मीन्स अगर एक लिजर्ड चल रही है तो वो अपने हेड की तरफ चलती है ना, जहाँ पे उसका हेड होता है वो होती है हमारी एंटीरियर साइड, जो आगे की तरफ मूव करता है। एंड देन आते हैं हमारी पोस्टीरियर या फिर एनल साइड, जहाँ पे टेल प्रेजेंट होती है उसका बैक साइड। तो ये क्या है, एक बॉडी में जब बायलेटरल सिमेट्री किसी एनिमल की होती है तो उसकी बॉडी में हमें ये वाले पार्ट्स देखने को मिलते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल आपको इसकी डायग्राम से दिखाऊं, क्रैब की एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब इसमें हमें क्रैब ऊपर से तो ऐसा दिखता है ना, जो ये ऊपर से ऐसा दिख रहा है ये है इसकी डॉर्सल साइड। जब ये क्रैब उल्टा हो जाएगा तो हमें उसकी वेंट्रल साइड देखने को मिलेगी, लोअर साइड देखने को मिलेगी। डॉर्सल और वेंट्रल साइड की अपीयरेंस जो है वो दोनों अलग अलग होती है। नेक्स्ट हमने क्या देखा, उसकी लेटरल साइड होंगी, राइट और लेफ्ट लेटरल साइड होगी। देन उसमें होता है डॉर्सल हो गया, वेंट्रल हो गया, राइट लेफ्ट। ये जिस तरफ मूव करता है आगे चलता है, जो इसका ये वाला पोर्शन है माउथ वाला, ये होती है इसकी एंटीरियर साइड, और जहां पे इसका पीछे वाला बैक पोर्शन होता है, एनल पोर्शन होता है या टेल होती है, ये होती है इसकी पोस्टीरियर साइड। जो ये वाला साइड है ये है इसका पोस्टीरियर साइड, ठीक है। तो ये एक बायलेटरल एनिमल की बॉडी के पार्ट्स होते हैं। अब नेक्स्ट हम आते हैं जर्माइनल लेयर्स पे। हमने दो चीजें पढ़ ली क्लासिफिकेशन में कि हम क्लासिफिकेशन करते हैं सबसे पहले लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम था। सेकंड हमने देखा बॉडी सिमेट्री, एसिमेट्री, बायलेटरल एंड रेडियल, दो चीजें हो गई। अब थर्ड हमने करना है जर्माइनल लेयर्स।
हम कर क्यों रहे हैं? क्योंकि हम फाइलम स्टडी करेंगे, उसमें अब आपको बोला जाएगा कि एक एनिमल ट्रिफ्लोब्लास्टिक है या डिप्लोब्लास्टिक है। आपको पता कैसे लगेगा वो ट्रिप्लोब्लास्टिक और डिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या है? वो हमें पता कैसे लगता है? जो हम अभी इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं उससे। सो प्लीज स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को स्किप मत करना, क्योंकि आगे वाला चैप्टर आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि सारा कोरिलेटेड है और हमने स्टेप बाय स्टेप चलना है। जैसे हमने प्लांट किंगडम में किया था ना, लोअर से हायर ऑर्गेनिज्म, तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लेंगे, उसके बाद हम लोअर से हायर ऑर्गेनिज्म पे शिफ्ट करेंगे। तो सबसे पहले जर्माइनल लेयर्स होती क्या है? दीज आर लेयर्स ऑफ गैस्ट्रूला, आपके लिए न्यू वर्ड है जिसको हम एम्ब्रियो भी बोलते हैं, फ्रॉम विच ऑल द बॉडी ऑर्गन्स आर फॉर्म्ड। आप सबको पता है कि इन एनिमल्स में जिनमें भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है उनमें क्या होगा, एनिमल्स के गैमेट्स फ्यूज करेंगे, एक जाइगोट बनेगा, और जाइगोट जैसे ही डेवलपमेंट शुरू करता है उसको हम बोलते हैं एम्ब्रियो, या फिर और ज्यादा बायोलॉजिकल टर्म्स में हम देखें तो हम उसको बोलते हैं गैस्ट्रूला। ठीक है? जब उस एम्ब्रियो में डेवलपमेंट होती है, सेल्स डिवाइड करते हैं, तो जब ये सेल्स डिवाइड करते हैं इसकी बहुत सारी लेयर्स बनती हैं। ठीक है? उन्हीं लेयर्स का काम क्या होता है? जर्माइनल लेयर्स बनाना। वो लेयर्स करेंगी क्या? बॉडी के ऑर्गन्स को बनाना स्टार्ट करेंगी। एम्ब्रियो की डेवलपमेंट आपको आपको पता है कि सबसे पहले सेल्स क्या होते हैं, दो गैमेट्स फ्यूज करेंगे तो वो न्यूक्लियस बनाते हैं। एक न्यूक्लियस बनेगा, उसमें फिर क्या होगा? डिवीजन होना स्टार्ट होती है। डिवीजन जैसे जैसे होगा एम्ब्रियो में डेवलपमेंट होगी। अब एम्ब्रियो ने बड़ा होना है ना, तो डेवलपमेंट कैसे होगी? उसका पहले हार्ट बनेगा, ब्रेन बनेगा, उसके लिम्स बनेंगे, लिम्स के बाद बाकी ऑर्गन्स डेवलप होना स्टार्ट होते हैं, और फिर एंड में जाके हेयर्स की डेवलपमेंट होती है। तो ये जो ऑर्गन्स बने हैं हमारे अपेंडेजेस, हैंड्स, लेग्स, लंग्स, हार्ट, अंदर वाले ऑर्गन्स जितने भी बने हैं, तो ये बनते हैं हमारे जर्माइनल लेयर से। ठीक है? और ये लेयर्स कब देखने को मिलते हैं? जब हम एक एम्ब्रियो डेवलप हो रहा होता है तब, जिसको हम गैस्ट्रूला भी बोलते हैं। ठीक है? All cells of the adult organism can be traced to one of the three germinal layers. अब जितने भी सेल्स होते हैं एक बॉडी के अंदर, किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स होते हैं, इनको हम तीन जर्माइनल लेयर्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है? अब ये तीन लेयर्स कौन कौन सी हैं हमने आगे स्टडी करना है। Some animals have only the inner and outer germ layers, but more complex animals have mesoderm as well. अभी जर्म लेयर्स कौन कौन सी हुई? एक होगी हमारी इनर लेयर, इनर लेयर का मतलब बॉडी के अंदर का सिस्टम बनाएगी वो। एक होगी हमारी आउटर जर्म लेयर, जर्म जर्म मीन सेल्स की लेयर, जर्म्स मतलब सेल्स की लेयर, आउटर लेयर मतलब जो आउटर बॉडी का काम करेगी, आउटर बॉडी को बनाएगी। कुछ ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, सिर्फ दो लेयर्स प्रेजेंट होते हैं, इनर एंड आउटर। बट कुछ ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स होंगे उसमें एक मिडल लेयर भी मिलती है जिसको हम बोलते हैं मेसोडर्म। और ये तीन लेयर्स मिलके क्या करती हैं, पूरे एम्ब्रियो को डेवलप करती हैं, उसके सारे बॉडी के ऑर्गन्स बनाती हैं, उनको डेवलप करती है, मैच्योर करती है। तो अब हम पढ़ेंगे कि ये तीन टाइप की जर्म लेयर्स कौन सी होती हैं। ठीक है? सबसे पहले इन तीनों का नाम देखो, एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म। यहाँ पे देखो, एक्टो का मतलब है आउटर, मीजो का मतलब है मिडल, एंड एंडो का मतलब है इनर। नाम समझ में आ गया? एक्टो का मतलब आउटर, मीजो का मतलब मिडल और एंडो का मतलब इनर। अब एक्टोडर्म यानी कि आउटर लेयर बॉडी की, एंडोडर्म मतलब इनर लेयर, मीजोडर्म मतलब मिडल लेयर। ये रही आपके सामने डायग्राम, एक बॉडी में जर्म सेल्स बनते कैसे हैं। ये सारे सेल्स की लेयर है, ये एक सेल की लेयर है फर्स्ट लेयर, ये सेकंड लेयर है, और ये वाली आउटर लेयर क्या है, थर्ड लेयर है। तो इनको हम डिफाइन कैसे करते हैं? यहाँ पे आप देख सकते हो जिनमें भी आपको डॉट डॉट देखने को मिल रहे हैं, दैट मीन्स ये सारे के सारे क्या है, सेल्स हैं। ठीक है? अब यहाँ पे इस बीच वाले पोर्शन में आपको ऐसे डॉट डॉट देखने को नहीं मिलेंगे, दैट मीन्स कि इस पोर्शन में सेल प्रेजेंट नहीं है। सेल नहीं है दैट मीन्स कि अब है तो मिडल में ना, दैट मीन्स कि ये वो ऑर्गेनिज्म है जिनमें मेसोडर्म प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यही इसी अगर कंपैरिजन में देखें तो इसमें क्या है, यहाँ पे भी डॉट डॉट्स यानी कि सेल प्रेजेंट है, दैट मीन्स कि वो वाले ऑर्गेनिजम्स है जिनमें मेसोडर्म प्रेजेंट होती है। अब हम इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं। एक्टोडर्म क्या होता है? ये होती है, it is the inner layer which gives rise to outer covering of the animals. ये सबसे अंदर वाली लेयर होती है जो क्या करती है, एक एनिमल की आउटर कवरिंग को बनाती है। मीन्स कि अगर एक एनिमल की डेवलपमेंट हो रही है तो सबसे पहले उसमें क्या होगा, एक्टोडर्म हमें देखने को मिलती है। ये क्या करती है, किसी भी एनिमल का स्किन बनाएगी, उसके हेयर्स बनाएगी,
नेल्स बनाएगी, फेदर्स बनाएगी, स्केल्स बनाएगी एंड द नर्वस सिस्टम। जितना भी उसका आउटर सिस्टम है वो सारा जो बनाती है वो होता है हमारा एक्टोडर्म। अब आउटर सिस्टम में बॉडी को कवर क्या क्या करके रख सकता है? एनिमल्स के केस में स्किन कवर करती है, दैट जैसे ह्यूमंस की स्किन है। अब स्किन बनी है तो स्किन हमें पता है कि अब किससे बनी है, एक्टोडर्म सेल से बनी है। ठीक है, हमारे हेयर्स हैं ये एक्टोडर्म लेयर में आते हैं, फर्स्ट जर्मिनल लेयर में आते हैं। नेल्स भी इसी में बिलोंग करते हैं। फेदर्स होते हैं एनिमल्स की बॉडी पे, ये आउटर कवरिंग बनाते हैं, तो ये भी क्या है, एक्टोडर्म से बनी होती हैं। स्केल्स हैं, स्केल्स हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? फिशेस की बॉडी पे, वो भी आउटर लेयर बना रही है, तो ये भी क्या है, हमारी एक्टोडर्म से डेवलप्ड होती हैं। और साथ में हमारे एक्टोडर्म क्या बनाते हैं? नर्वस सिस्टम बनाते हैं। नर्वस सिस्टम का मतलब क्या हुआ? हमारा ब्रेन सेल्स, हमारे ब्रेन के अराउंड जितने भी नर्व सेल्स हैं सारे के सारे किससे बनेंगे? हमारे एक्टोडर्म से डेवलप होते हैं। ठीक है, सेकंड आता है हमारा मीजोडर्म यानी कि मिडल लेयर। ये क्या करता है? हमारी बॉडी के कौन कौन से सिस्टम को बनाता है? ये मसल्स को बनाएगा, स्केलेटन को बनाएगा, सर्कुलेटरी सिस्टम बनाएगा, किडनी बनाएगा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाएगा। ठीक है, अब मीजोडर्म यानी कि बॉडी का आउटर ढांचा तो बन गया, बाहर वाला ढांचा तैयार है। अब उस अंदर वाले ढांचे को कंप्लीट करने के लिए हम क्या करते हैं? कवर करने के लिए उसमें क्या होगा? मीजोडर्म डेवलप करेगा और डेवलप करके क्या करेगा? मसल्स बनाएगा, मसल के साथ स्केलेटन बनाएगा, स्केलेटन के साथ उसका सर्कुलेटरी सिस्टम बनेगा, जिससे कि जितना भी ब्लड है उसकी बॉडी में सर्कुलेट होगा। अब ये डिपेंड करता है कि वो ऑर्गेनिज्म कैसा है। वो ऑर्गेनिज्म लोअर होगा तो उसकी बॉडी में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम बनेगा, वो ऑर्गेनिज्म ज्यादा डेवलप होगा तो उसकी बॉडी में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम बनता है। देन किडनीज बनेंगी जो बॉडी की ब्लड की फिल्ट्रेशन में काम करता है, एंड देन उसके साथ बनता है हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, ये सारा काम कौन करेगा? हमारा मीजोडर्म करता है, जो बॉडी के आउटर ढांचे के अंदर वाले सिस्टम को बनाता है। लास्ट में आता है हमारा एंडोडर्म। ये क्या करता है? इट गिव्स राइज टू डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड एसोसिएटेड ऑर्गन्स। हमारे एंडोडर्म का काम क्या है? ये बनाएगा किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी का डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, मीन्स कि डाइजेशन का जितना भी सिस्टम है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में हमारा माउथ इन्वॉल्व होता है, हमारी फूड पाइप होती है, स्टमक होता है, इंटेस्टाइन होता है, और उस डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के साथ साथ जितने भी एसोसिएटेड ऑर्गन्स होते हैं उन सबको बनाने का काम कौन करता है? हमारा एंडोडर्म करता है। लाइक उसके साथ पैनक्रियास प्रेजेंट होते हैं, उसके साथ हमारा गॉल ब्लैडर होता है, लिवर होता है, तो इन सब की प्रोडक्शन कौन करेगा? हमारा एंडोडर्म करता है। अब जिन ऑर्गेनिजम्स में हमारी दो लेयर्स होती हैं, सिर्फ एक्टोडर्म और एंडोडर्म प्रेजेंट होंगी, इनमें हमें दो ऑर्गेनिजम्स में दो लेयर देखने को मिलती है, उसमें हमारा मीजोडर्म नहीं होगा। और जिन ऑर्गेनिजम्स में मीजोडर्म नहीं होता है उनकी बॉडी में हमें ये मीजोग्ली देखने को मिलता है, फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है, यानी कि सेल की जगह पे क्या होगा? उस बॉडी में फ्लूइड प्रेजेंट होता है। और ये किस में होगा? लोअर ऑर्गेनिजम्स में हमें देखने को मिलता है। लोअर ऑर्गेनिजम्स बोलो या फिर लेस डेवलप्ड ऑर्गेनिजम्स आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, और जैसे ये ऑर्गेनिजम्स और ज्यादा डेवलप करेंगे तो इस कैविटी की जगह क्या होगा? सेल्स इसको रिप्लेस कर देंगे। वो सेल्स होते हैं हमारे मीजोडर्म के सेल्स। सिंपल देख लो, एक्टोडर्म क्या करता है? आपका स्केलेटन वाला पूरा सिस्टम बनाएगा, हाँ, मतलब आउटर स्ट्रक्चर बनाएगा। मीजोडर्म क्या करता है? उसके अंदर के स्ट्रक्चर्स बनाएगा, हमारा सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम बनाएगा, किडनी बनाएगा, मसल्स बनाएगा। एंड एंडोडर्म क्या करता है? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बनाता है और उस डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के साथ जितने भी एसोसिएटेड ऑर्गन्स होते हैं वो बनाता है। ठीक है, ये थी हमारे ऑर्गेनिजम्स की जर्म लेयर्स। अब जिन ऑर्गेनिजम्स में दो लेयर्स प्रेजेंट होती हैं इनको हम बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स, और जिन ऑर्गेनिजम्स में तीन लेयर प्रेजेंट होते हैं इनको हम बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। सिंपल है, डिप्लो मीन्स दो, ट्रिप्लो मीन्स तीन। ठीक है, तो अब डिप्लोब्लास्टिक क्या होता है? द सेल्स आर अरेंज्ड इन टू जर्म लेयर्स। डिप्लोब्लास्टिक मीन्स दो लेयर्स। दो लेयर्स कौन कौन सी होंगी? एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, उसमें मीजोडर्म प्रेजेंट नहीं होगी। दो लेयर्स कौन सी हुई? एक्टोडर्म होगी और इनर एंडोडर्म होगी। वहीं अगर हम ट्रिप्लोब्लास्टिक केस में देखेंगे तो इसमें हमें तीनों लेयर्स देखने को मिलेंगी, और जिन भी ऑर्गेनिजम्स में तीनों जर्मिनल लेयर्स प्रेजेंट है वो ऑर्गेनिज्म क्या होगा? कॉम्प्लेक्स होगा और कंप्लीटली डेवलप्ड होगा, मीन्स कि उसकी बॉडी में सारे ऑर्गन्स कंप्लीटली डेवलप्ड होंगे और वो सारा फंक्शन अच्छे से परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है? अब जो हमारे डिप्लोब्लास्टिक में एक लेयर नहीं है उसकी जगह पे क्या होगा? मीजोग्ली प्रेजेंट होता है इन बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। ये आपकी डायग्राम में दिखाया हुआ है। एक्टोडर्म जो आउटर लेयर है और एंडोडर्म जो इनर लेयर है, इसके बीच में एक स्पेस है जिसको कवर कौन करता है? हमारा मीजोग्ली कवर करता है डिप्लोब्लास्टिक के केस में। वेयर एज ट्रिप्लोब्लास्टिक की बात करेंगे तो इसमें तीनों लेयर्स होंगी, पहली एक्टोडर्म होगी, दूसरी हमारी मिडल मीजोडर्म होगी और तीसरी हमारी इनर एंडोडर्म होगी। ठीक है,
अब इसकी एग्जाम्पल कौन सी आ गई, हमें ये डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स कहाँ देखने को मिलते हैं, ये हमें स्पॉन्जेस और सिलेंट्रेट्स में देखने को मिलते हैं। स्पॉन्जेस हैं, सिलेंट्रेट्स हैं। स्पॉन्जेस हमारा बिलोंग करता है पॉरीफेरा फाइलम से, और सिलेंट्रेट्स हमारे सिलेंट्रेटा फाइलम से बिलोंग करते हैं। फाइलम हम स्टडी करेंगे, उसमें आपको पता चल जाएगा कौन से ऑर्गेनिज्म कहाँ से बिलोंग करते हैं। ये हुए हमारे डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। ट्रिप्लोब्लास्टिक हमें कहाँ से देखने को मिलते हैं, सिलेंट्रेट्स के बाद सीधे प्लेटीहेल्मिन्थ्स होते हैं। प्लेटीहेल्मिन्थ्स से लेके कॉर्डेट्स तक बीच में जितने फाइलम है उसमें जितने ऑर्गेनिज्म आते हैं सारे के सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। मीन्स कि उनमें तीनों जर्म लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट आता है सिलोम। सिलोम क्या है? ओके स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास को मैं इतना ही रखूंगी। हम जो है सिलोम वाला टॉपिक अभी नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। आज के लिए आपके बहुत ज्यादा हो जाएगा। 3 टॉपिक्स हमने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी सिमेट्री और साथ में हमने जर्मिनल लेयर्स आज कंप्लीट किए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा, और अगर नहीं समझ आता तो प्लीज आप वीडियो के नीचे कमेंट करके बता देना कि हमें समझ नहीं आ रहा है। वैसे भी आप वीडियो 2-3 बार देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि न्यू टॉपिक है, टर्म्स भी न्यू है, तो समझने में थोड़ी डिफिकल्टी हो सकती है, बट ईजी है, आपको आ जाएगा। तो आज की क्लास में यहीं तक रखूंगी। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास एंड वॉचिंग द वीडियो।